जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आज के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में आपका फिर से स्वागत करते हैं। इस YouTube चैनल पर आप कैसे हैं और ईपीएस पेंशन धारक हैं तो आपके लिए वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आपकी पेंशन कितनी आ रही है, कितनी नहीं आ रही है, उन्हीं के बारे में लेकर एक बहुत ही बड़ा सवाल लेकर आया हूँ। उसी को आपके सामने मैं सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को अगर अंत तक हो गए तो आपको ये वो सवाल पता चलेगा कि क्या वो सवाल है और क्या आपको होना चाहिए और क्या आपके खाते में पेंशन कब तक मिलने वाली है, उसी के बारे में भी चर्चा करेंगे लास्ट तक। तो आप वीडियो को अगर अंत तक बने रहोगे तो स्टेप बाय स्टेप आपको भी पता चलेगा। जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं अपन ईपीएस 95 पेंशन से रिलेटेड और भी आज जानकारी मिली है। तो इसलिए मैंने देखा है कि लोगों के कई सारों के कमेंट में डाला हुआ था कि जो ईपीएस पेंशन धारक हैं उन्हीं के मेरे जो कमेंट में मिले हैं कि आज जो पेंशन है वो कैसे कैलकुलेशन होकर आती हैं, उसी के बारे में हमारे को थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो इसी के बारे में आज मैं आपके सामने में एक प्रस्तुत करने वाला हूँ थोड़ा बहुत। तो अगर आप वीडियो को अंत तक देखोगे तो आपको ये पूरा कैलकुलेशन कैसे होता है, कैसे नहीं होता है और कितने हज़ार पर कितनी पेंशन आती है वो भी जानकारी आपको मिलेगी। अगर आपकी मान लो रिटायर होते समय अगर मान लो आपकी 35,000 है तो आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, उसी के बारे में लेकर भी अपडेट जानकारी मिलेगी आपको। तो आप अगर जो वीडियो को अंत तक देखोगे तो आपको भी पता चलेगा। जी हाँ दोस्तों, अब चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो ईपीएस में ऐसे कैलकुलेशन होती है। पेंशन जाने 35,000 सैलरी होने पर महीने में कितनी पेंशन मिलेगी, इसे ऐसे लेकर कई जनों के ऐसे सवाल मिलते हैं कि भाई हमारी सैलरी इतनी थी और हमारे को पेंशन कितनी मिलेगी। उसी को लेकर आज मैं एक आपके सामने वीडियो देने वाला हूं। तो आप अगर से इस वीडियो को अंत तक देख लोगे तो आपको कहीं और कोई वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं कि ईपीएस में ऐसे कैलकुलेशन होती है। पेंशन ईपीएफओ ग्राहकों को कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत रिटायरमेंट पर हर महीने पेंशन मिलती हैं और इस ईपीएस पेंशन स्कीम में मिलने वाली पेंशन की गणना कर्मचारियों की मासिक सैलरी के आधार पर ही की जाती है। जी हाँ दोस्तों, आपकी जो मासिक सैलरी होती है उसी के आधार पर ही पेंशन है वो स्कीम चलाई जाती है। तो उसी के आधार पर ही आपको पेंशन मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं कि ईपीएस और इस ईपीएस पेंशन में स्कीम में मिलने वाली पेंशन की गणना है वो कई कर्मचारियों को ये जानकारी नहीं होती है और कई सैलरी के आधार पर रिटायरमेंट के बाद में उन्हें कितनी पेंशन मिलेगी। यदि आप इन्हीं कर्मचारियों में से एक हैं तो आप पूरा वीडियो भी देख लोगे तो आपको मैं गारंटी देता हूँ आपको समझ रेगुलेटरी आएगी। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं कि ईपीएस 95 पेंशन में जो कैलकुलेशन होता है वो पेंशन में कैसे किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं क्योंकि कर्मचारी पेंशन योजना के इस लेख में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपकी सैलरी के आधार पर आपकी ईपीएस 95 पेंशन तय की जाती है। जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं कि ईपीएस 95 पेंशन का फॉर्मूला क्या है और इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आप किस प्रकार की अपनी सैलरी के आधार पर अपनी ईपीएस पेंशन की गणना कर सकते हैं। और इस ईपीएस पेंशन स्कीम की शुरुआत केंद्र सरकार ने 1995 में की गई थी और इस कर्मचारियों को ये क्यों देनी शुरू करी गई थी, इसी के बारे में बात करेंगे। और अभी क्यों नहीं आ रही है, इसी की भी बारे में बात करेंगे आगे चलकर। जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं कि कर्मचारी पेंशन योजना का उद्देश्य है संगठित क्षेत्र में केंद्र कर्मचारियों को रिटायरमेंट के पश्चात में आर्थिक रूप से सुरक्षित भविष्य प्रदान करने के साथ में कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। यदि आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में पंजीयन करवाने के साथ ही ईपीएस 95 पेंशन स्कीम में भी आपका पंजीयन हो जाता है तो ईपीएस पेंशन के तहत में संगठित क्षेत्र के हर कर्मचारी को ईपीएफओ की ओर से पेंशन दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं कि एम्प्लॉय जो में इतना जमा होता है अंशदान, वो ईपीएस पेंशन है, वो ईपीएस 95 पेंशन है, वो आपके कितने पैसे होने पर आपके खाते में इतने प्रतिशत आपके खाते में मिलती है। जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं कि ईपीएफओ के द्वारा कर्मचारियों के लिए कर्मचारियों पेंशन की योजना चलाई जाती है। इसके अंतर्गत कर्मचारियों को 58 वर्ष की उम्र में पश्चात में हर महीने पेंशन दी जाती है और ईपीएस 95 पेंशन स्कीम में पेंशन पाने के लिए नियोक्ता
और मतलब नियोक्ता और कर्मचारी की सैलरी का 12% का योगदान ईपीएस में जमा होता है। इसके उपभोक्ताओं के 12% अंशदान में से 8.33% हिस्सा ईपीएस पेंशन में जमा होता है। जी हाँ दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आगे की। तो आपका जो मतलब 12% होना चाहिए उसकी जगह आपकी कितने प्रतिशत हो रहा है? 8.33% आपके खाते में ईपीएस के रूप में आपके खाते में जमा किया जाता है। बाद में आपको पेंशन बनाकर भी दिया जाएगा। ईपीएस पेंशन एक भारत सरकार की स्कीम है। इसमें रिटर्न की गारंटी होती है और 58 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद में आप ईपीएस पेंशन निकाल सकते हैं। लाभार्थी की मृत्यु होने के बाद भी ईपीएस में पेंशन पत्नी या फिर बच्चों को मिलती है। और ईपीएस 95 पेंशन में किसी भी व्यक्ति का न्यूनतम 1000 रुपये की मासिक पेंशन मिलती है। जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं कि ईपीएस में ऐसे कैलकुलेशन होती है पेंशन और ईपीएस पेंशन का क्या फार्मूला, इसी के बारे में भी जानकारी लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं कि ईपीएस पेंशन में पेंशन कैलकुलेशन का फॉर्मूला होता है औसत वेतन इंटू नौकरी की अवधि बटा 70। मतलब औसत वेतन मतलब आपका वेतन कितना है और नौकरी कितने साल तक की, उसी सैलरी के आधार पर और उसके बटा में 70 साल, यानी 70 साल में हम रिटायर होते हैं। तभी औसत वेतन का मतलब होता है पिछले 12 महीने के लिए किए गए बेसिक वेतन प्लस डीए। और ईपीएस 95 पेंशन में 35,000 रुपये सैलरी होने पर कितनी पेंशन मिलेगी? अपन मानकर चलते हैं 35,000 के रूप में। और ईपीएस पेंशन में कर्मचारियों को ये बात ध्यान रखना चाहिए कि इसमें पेंशन की गणना के लिए अधिकतम वेतन की सीमा 15,000 रुपये है। और अर्थात आपकी सैलरी कितनी है, ईपीएस की पेंशन की गणना के लिए वेतन केवल 15,000 रुपये ही मान्य होगा। और इसके लिए 15,000 रुपये वेतन के अनुसार ईपीएस पेंशन की भी गणना इस प्रकार से होती है कि मासिक पेंशन मतलब बराबर में औसत वेतन नौकरी की अवधि बटा में 70। तो मान लेते हैं 15 औसत वेतन है 15,000 और इंटू 35 वर्ष तक हमने नौकरी की थी। और बाद में अपन मान लेते हैं कि 70, तो इसमें 7,500 रुपये होते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी कर्मचारी की मासिक सैलरी है वो 35,000 रुपये होने पर भी ईपीएस पेंशन में वेतन की अधिकतम सीमा 15,000 ही मान्य होती है। और इसलिए कर्मचारी को कर्मचारी पेंशन की योजना में हर महीने 7,500 रुपये पेंशन भी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं कि ईपीएस पेंशन आपके अब क्यों नहीं मिल रही है। कितने कर्मचारी, 78 लाख कर्मचारी बताए जा रहे हैं, इन कर्मचारियों की अभी पेंशन नहीं दी जा रही। वो क्यों नहीं दी जा रही है? क्योंकि आपकी जो पेंशन के हिसाब से बात करें तो आपको मतलब 1 सितंबर 2017 के बाद में आपकी मतलब जो पेंशन है वो मतलब कईयों लोगों के आते हैं पूरी पेंशन, बाद में कई लोगों की नहीं आ पाती हैं। तो उसी का कारण एक ही है कि आपकी पेंशन या तो आपके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है या आपकी सैलरी के साथ में ही ईपीएस पेंशन आपने कहीं न कहीं कवर कर ली होगी, तभी आपकी पेंशन अटकी हुई मतलब नहीं मिल पा रही है। क्योंकि सरकार गवर्नमेंट कहाँ से पूर्ण रूप से करे, तब आपके खाते में मतलब अपना खुद का पैसा ईपीएस ही माना जाता है। क्योंकि अपन जब नौकरी करते हैं तब ही अपना पैसा होता है। क्योंकि अपना पैसा होने के बाद भी अपने पैसे से कटकर वो ईपीएस में जमा होता है। वो ईपीएस मतलब अपन मान सकते हैं पीएफ में जमा होता है। वो पीएफ अपने को निकाल कर बाद में धीरे धीरे आता है। इसी तरह को अपन मानते हैं कि उसी में आता है। लेकिन अपनी अगर जब वो सैलरी पूर्ण हो जाती है तो बाद में अपने को पेंशन नहीं दी जाएगी, इसी के यही मानकर चलते हैं। तो आज के वीडियो में आपको मैंने इतना कुछ समझाया, कैलकुलेशन कैसे किया वो भी आपको कुछ समझाया और क्यों नहीं आ रही है वो भी समझाया। तो आपको ये वीडियो मेरे हिसाब से अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर करना। और अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला घंटी का बटन दबाकर और भी मनोबल बढ़ाएं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो देखकर आपके मनोबल भी बढ़े हैं और आपने अभी तक दोस्तों के साथ में अगर शेयर नहीं किया है जो कर्मचारी पेंशन के इंतजार में हैं, उन कर्मचारियों को